हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गंगो में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे वहां के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर के आखिरी तक, क्योंकि ये इस समय का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी हाल ही में 2020 में वहाँ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो इसको जानने से पहले वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का हेड होते हैं प्रेसिडेंट, यानी सरकार का सबसे प्रमुख कौन होते हैं, हेड, जो कि इंडिया में भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी लीड करने का काम प्रेसिडेंट को ही होता है, लेकिन इंडिया में बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो काम करने की जो शाखा होती है उसका जो लीड करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म फोर्स का, जैसे कि इंडिया में भी होते हैं। सैन्य दल का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। यानी यहाँ से अमेरिका में केवल राष्ट्रपति ही काम कर लेते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, यानी पावर होता है उनमें कि सब चीज़ वही कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो जो एक राष्ट्रपति होगा अगर वो जीत जाएंगे तो 4 साल के लिए एकदम अपना कार्यकाल रहेगा, यानी टेन्यूर कितना होता है, 4 साल के लिए होता है। और कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, मैक्सिमम 2 बार। एक बार तो हो गया, मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, 3 बार नहीं बन सकता है। लेकिन अपवाद में है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं जो कि 3 बार प्रेसिडेंट बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रथम या लास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 बार अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बने हैं। ऐसा इसलिए है कि जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ 1951 में हुआ, तब डिसाइड हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा। इंडिया में ऐसा व्यवस्था नहीं है। इंडिया में आपको कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये संजोगवश कि अभी तक केवल एक ही राष्ट्रपति हैं जो कि इंडिया में लगातार 2 बार बने हुए हैं। वो हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं कि अमेरिका में भी इनडायरेक्ट चुनाव होता है, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। वहाँ बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि अमेरिका में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग चुन कर डायरेक्ट अमेरिका को चुनते हैं। ऐसा बात नहीं है, वहाँ भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि प्रूव करूंगा कि कैसे वहाँ को प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे। आगे बात करते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट की योग्यता के बारे में। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में ये बात कही गई है कि मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए, जो कि इंडिया में भी प्रेसिडेंट के उतना ही होता है, 35 ईयर। और यूएस का पैदाइशी नागरिक होना चाहिए, मतलब कि यूएस का जन्मजात व्यक्ति होना चाहिए वो। और आगे क्या कि 14 साल से यूएस में रह रहा हो वो व्यक्ति जो है, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी घोषित कर रहा है तो उससे 14 बरस पहले से वो अमेरिका में रह रहा हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में रह रहा है, मान लीजिए 2020 में इलेक्शन है तो 2016 में चला गया, बोलेगा कि हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। कम से कम आपको वहाँ पर 14 बरस तक लगातार रहना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से भारत में हम लोग संसद बोलते हैं, उसी तरह से अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ संसद का 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। तो लोकसभा के समकक्ष ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि हम लोग हिंदी में प्रतिनिधि सभा बोल सकते हैं,
यहाँ पर नंबर ऑफ सीट कितना होता है, 435 होता है, जो कि इंडिया में कितना होता है, 545 होता है। उसी तरह से राज्यसभा, जो कि हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, तो ये लोग राज्यसभा के बदले में सीनेट का इस्तेमाल करते हैं, सीनेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और सीनेट में सीट की संख्या बात करें तो 100 होता है। अमेरिका में 50 स्टेट है, तो हर स्टेट से 2-2 सीट कवर होता है, तो 52 या 100 हो जाएगा। उसी तरह से राज्यसभा अगर इंडिया का बात कीजिएगा तो कार्यकाल 6 साल का होता है, और नंबर ऑफ सीट कितना होता है, तो 250 होता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल होता है वो मात्र 2 वर्ष होता है। जैसे हम लोग के यहाँ 5 साल होता है ना, तो वहाँ पर 2 साल होता है। और सीनेट का कार्यकाल में इंडिया के मतलब राज्यसभा के कार्यकाल के ही बराबर होता है, यानी 6 साल सीनेट का भी कार्यकाल होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन 1/3 मेंबर हर 2-2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये मतलब साइकिल तरह का एक चलता है कि जो फर्स्ट व्यक्ति आए वो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में साइकिल अगला नंबर का आएगा, फिर उनके बाद में अगला नंबर का आएगा। तो इस तरह करते करते एक कार्यकाल पूरा करते करते 6 साल पूरा हो जाता है। तो यही प्रोसेस अमेरिका के सीनेट में भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब कि अमेरिका में कौन कौन सी पार्टी है। तो पहला आता है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि लिबरल उदारवादी विचारधारा पर चलता है। और चुनाव चिन्ह देख ही रहे हैं आप लोग, गधा है, डंकी है। और जो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर, ये सामान्यतः डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। और जो नीचे रेड कलर दिखाई दे रहा था वो आपको रिपब्लिक पार्टी को इंडिकेट करता है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कुछ फेमस लीडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बराक ओबामा हो जाएंगे, जो ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये बिल क्लिंटन है और ये जॉन एफ कैनेडी हैं। जॉन एफ कैनेडी के बारे में एक ख़ास बात है कि अमेरिका के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो जॉन एफ कैनेडी है। मात्र 44 ईयर में, मतलब 44 साल के थे तभी वो प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। आप लोग से क्वेश्चन है कि अमेरिका का तो जॉन एफ कैनेडी है, आप लोग बताइए कि इंडिया में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है। आगे हम लोग पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो अगला पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, जिसको GOP ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोला जाता है। और एक कंजर्वेटिव विचारधारा पर चलती है, मतलब पुरानी सोच के आधार पर चलती है। और चुनाव चिन्ह का बात करें तो एलिफेंट है, हाथी है। ऊपर वाला ब्लू कलर डेमोक्रेटिक पार्टी को और रेड कलर रिपब्लिक पार्टी को इंडिकेट करता है। अब देख लेते हैं वहाँ के कुछ फेमस पर्सनालिटी लीडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब्राहम लिंकन के बारे में तो सब लोग सुने होंगे। और जॉर्ज बुश हो जाएंगे। और अभी जो प्रेसिडेंट थे बोल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि अभी 45वें अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक स्लोगन दिए थे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई शासन है। मेनली यही 2 पार्टी है। और कुछ पार्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीन पार्टी हो गया, टी पार्टी, लिबर्टियन पार्टी। तो ये सब उतना फेमस नहीं है, उतना प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है पिछले 150 से 200 सालों के बीच में
केवल यही दो पार्टी का मतलब दबदबा रहा है, चाहे वो कभी रिपब्लिकन पार्टी का सरकार बन जाता है तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरकार बन जाता है। जैसे अभी रिपब्लिकन पार्टी का सरकार था, डोनाल्ड ट्रंप थे। जो ये टी पार्टी का आप नाम सुन रहे हैं, आप सुने होंगे अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, उसी से नाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ के चुनाव, अब हम लोग आते हैं प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंट को चुनने का। तो पहले हम लोग आते हैं प्राइमरी एंड कॉकसेस। दूसरे नंबर पर आते हैं नेशनल कन्वेंशन होता है। तीसरे नंबर पर जा कर के हम लोग जो बोलते हैं ना कि चुनाव हो रहा है, ये तीसरे नंबर का प्रोसेस है। चौथा है इलेक्टोरल कॉलेज और सबसे लास्ट में होता है इनॉग्रेशन, शपथ समारोह होता है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी एंड कॉकसेस। तो सिंपल है, देखिए ये जो फर्स्ट और दो सेकंड वाला जो है, ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं इसको छांटने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, पहला और दूसरा जो ये एक तरह से रूल बोल सकते हैं, ये छांटने का प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग पीटी एग्ज़ाम देते हैं तो नहीं, पीटी में बहुत लोग छट जाते हैं, फिर मेंस होता है, तो उसी तरह से प्राइमरी एंड कॉकसेस के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी एंड कॉकसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी में हम लोग डेलीगेट्स को चुनते हैं। ये डेलीगेट्स क्या होता है आगे चलकर बताएंगे। डेलीगेट्स में हम लोग चुनाव करते हैं, बैलेट पेपर के थ्रू हम लोग डेलीगेट्स को चुनते हैं। और कॉकसेस में हम लोग हाथ उठा करके हम लोग वोट करते हैं। कॉकसेस कहीं भी करवा सकते हैं आप, किसी टाउन हॉल में या सार्वजनिक जगह पर या किसी स्कूल में आप करवा सकते हैं। और ये प्राइमरी और कॉकसेस की जो प्रक्रिया होती है वो फरवरी से लेकर के जून के बीच में होती है। इसमें हम लोग डेलीगेट्स का चुनाव करते हैं। तो अभी बोले ना, डेलीगेट्स का चुनाव प्राइमरी मेथड से भी कर सकते हैं या कॉकसेस मेथड से भी कर सकते हैं। हर स्टेट में अलग अलग होता है, किसी स्टेट में प्राइमरी होता है, किसी स्टेट में कॉकसेस होता है। हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनाव करते हैं, डेलीगेट्स का चुनाव करते हैं। और ये डेलीगेट्स जा कर के नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अब है सुपर ट्यूसडे। तो इसमें क्या होता है कि एकदम 10-12 स्टेट को मिला करके एक ही दिन प्राइमरी एंड कॉकसेस होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है कि किस उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है। तो इसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें सुपर ट्यूसडे का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर पता चल जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसको लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा वोट गिर रहा है उनमें। तो सुपर ट्यूसडे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ के इलेक्शन के दृष्टि से। ठीक है, डेलीगेट्स आप लोग समझ ही लिए कि हम लोग डायरेक्ट डेलीगेट्स को चुनते हैं। ये डेलीगेट्स जा कर के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार को चुनते हैं, कहाँ, नेशनल कन्वेंशन में। तो अब हम लोग दूसरे नंबर की हेडिंग पढ़ेंगे, नेशनल कन्वेंशन के बारे में। हम लोग नेशनल कन्वेंशन हुआ जुलाई से अगस्त के बीच में नेशनल कन्वेंशन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हम लोग डेलीगेट्स चुने हैं ना, वो डेलीगेट्स नेशनल कन्वेंशन में आएंगे और वो लोग उम्मीदवार को चुनेंगे कि हाँ ये प्रेसिडेंट होंगे। ये सामान्यतः प्रोसेस सितंबर और अक्टूबर के बीच में, नहीं ये तो जुलाई अगस्त में ही हो जाती है। अब उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है, अब टीवी डिबेट्स होगा। सितंबर अक्टूबर में जा कर के खूब टीवी डिबेट्स होता है। और ऐसा माना जाता है कि टीवी डिबेट्स जो होता है अमेरिका के वोटर्स को लुभाने का, आकर्षित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आगे हम लोग आते हैं जनरल इलेक्शंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अब चुनाव हो रहा है, जैसे इंडिया में चुनाव होता है ना, तो उसी तरह से ये तीसरे नंबर का प्रोसेस है जनरल इलेक्शन। इसमें क्या होता है, किस दिन होता है कि जो उस मंथ के फर्स्ट मंडे आएगा उसके बाद वाले मंगलवार को होता है, यानी ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे।
और इसमें एक 2 शब्द दिखाई देगा आप लोगों को सुनने को, एक विनर टेक्स ऑल, हॉल गलती लिखा गया, हॉल नहीं होगा, विनर टेक्स ऑल, और दूसरा होता है स्विंग स्टेट। इसके बारे में हम लोग डीपली एकदम स्टडी करेंगे। तो विनर टेक्स ऑल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें जानते हैं, देखिए मान लीजिए कोई एक कैलिफोर्निया ही ले लीजिए, यहाँ कैलिफोर्निया है, तो इसमें मान लीजिए 55 सीट है। तो 55 सीट में मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी को 30 सीट मिला और रिपब्लिकन पार्टी को 25 सीट मिला। तो विनर कौन बनेगा? डेमोक्रेटिक पार्टी का बनेगा, जिसको 30 सीट मिला हुआ है, तो ये विनर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो लूजर वाला सीट है वो भी सीट इन्हीं में काउंट कर लिया जाता है, कैलिफोर्निया वाला में ही काउंट कर लिया जाता है कि मतलब कैलिफोर्निया में किसकी सरकार हो गई। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी और उसको सीट कितना मिला? 55 सीट मिल गया। उसी का मतलब हुआ कि विनर टेक्स ऑल, मतलब जो जीतेगा सब उसी का हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेट का ले लीजिए, कैलिफोर्निया ले लीजिए या आप ले लीजिए न्यूयॉर्क ले लीजिए। अब एक टर्म था वहाँ पर, क्या था? स्विंग स्टेट। तो स्विंग स्टेट जो होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इससे नहीं होता है कि कोई चुनावी जो क्षेत्र होता है गढ़ बन जाता है। गढ़ इन द सेंस कि वो हमेशा एक ही पार्टी का सरकार बनाते रहती है। जैसे कोई गढ़ है, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ के बारे में बात कीजिएगा तो ये कैलिफोर्निया हो गया, ये न्यूयॉर्क और ये वाशिंगटन, इसमें हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीतती है। लेकिन रिपब्लिक पार्टी का भी गढ़ है, जैसे कि बात कीजिएगा टेक्सास, ये हो जाएगा, हाँ ये मोंटाना है, यहाँ अलास्का है और यहाँ पर एरिजोना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी ही जीतती आ रही है। तो स्विंग स्टेट में क्या होता है कि स्विंग स्टेट में सरकार बदलती रहती है, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का तो कभी रिपब्लिकन पार्टी का। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्विंग स्टेट क्या होता है। ये 2 टर्म होता है, इलेक्शन में 2 टर्म निकल कर आता है, स्विंग स्टेट और विनर टेक्स ऑल। चौथा प्रोसेस आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये सामान्यतः दिसंबर में होता है और इसमें क्या होता है कि जो हम लोग डेलीगेट्स या उम्मीदवार को हम लोग वोट देकर भेजते हैं, वो अपने अपने राज्यों में जा कर के राजधानी, अपने अपने राज्यों की राजधानी में उम्मीदवार को, प्रेसिडेंट उम्मीदवार को वोट करते हैं और सिंपल मेजोरिटी से सरकार बनाते हैं। 538 होता है, तो 538 में से 270 प्लस जो ला देगी सरकार, उसका सरकार बन जाएगा, या तो डेमोक्रेटिक पार्टी का या रिपब्लिकन पार्टी का बन जाएगा। और जो वोट काउंटिंग करने का जो काम है वो कांग्रेस का है, जनवरी माह में होता है। जनवरी माह में कांग्रेस ही मतलब काउंट करती है। अब आगे आते हैं, लास्ट प्रोसेस है इनॉग्रेशन यानी शपथ समारोह। इसमें जब पता चल जाता है कि ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो 20 जनवरी को ये फिक्स होता है। अभी देख रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो ये 2016 में जो बने थे उनका है। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।